हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टीरियस स्टोरीज यूट्यूब चैनल पर। और मैं राजकुमार आज आपके लिए रोमांच और सस्पेंस से भरी हॉरर स्टोरी सीरीज लेकर आया हूँ, जिसके पार्ट्स एक के बाद एक आपके लिए यूट्यूब पर अपलोड होते रहेंगे। और थंबनेल में तो आप टाइटल देख ही चुके होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बेयरवुल्फ पार्ट 1। सन 1890 भारत के एक कस्बे मलखानपुर के एक पुलिस थाने में अफरा तफरी का माहौल था। वहां मौजूद प्रत्येक छोटे बड़े अधिकारी की आंखों में भय की छाया थी, जिसका कारण था मलखानपुर और उससे छोटे छोटे गांवों में अजीब ढंग से हो रही हत्याएं। सभी तैयारी हो गई है पूर्ण सिंह? एक अंग्रेज अफसर ने अपने कैबिन से बाहर आकर पूछा, जिसका नाम जॉर्ज एडवर्ड था। जी जनाब, हवलदार सरदार पूर्ण सिंह ने जवाब दिया। पूर्ण सिंह एक 6 फुटा लंबे चौड़े कसरती शरीर का मालिक और एक बहादुर पुलिस वाला था। तभी पुलिस थाने के बाहर कुछ घुड़सवार आकर रुके। सभी अपने घोड़े से उतरकर चौकी में प्रवेश करते हैं। उनकी आगवानी एक 5 फुट 10 इंच के कद का एक हिंदुस्तानी व्यक्ति कर रहा था, जिसने घुटने तक का लंबा काला कोट, गले में मफलर और गोल हैट पहने हुए था। उसकी चाल उसके किसी बड़े ओहदे की चुगली कर रहा था। उनके भीतर आते ही सभी सिपाही अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए। वेलकम मिस्टर अभिमन्यु, जॉर्ज ने आगे बढ़कर अंगतुक का स्वागत किया। अभिमन्यु 35 साल का एक फॉरेस्ट ऑफिसर था, जिसकी काबिलियत को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने उसे यहाँ की स्थिति संभालने के लिए भेजा था। हेलो मिस्टर जॉर्ज, अभिमन्यु ने जॉर्ज से हाथ मिलाते हुए कहा। फिर जॉर्ज ने अभिमन्यु के पीछे खड़े उसके 5 साथियों को देखा, जिनमें 3 अंग्रेज और 2 हिंदुस्तानी थे, और सभी के सभी हथियारों से लैस थे। मिस्टर जॉर्ज, ये सभी बेहतरीन शिकारी हैं, जिनकी मदद से हम उस खूंखार आदमखोर जानवर को जाल में फंसाकर यहाँ से ले जाएंगे, जो यहाँ लोगों को अपना शिकार बना रहा है। अभिमन्यु ने जॉर्ज के कुछ पूछने से पहले ही कहा, लेकिन साहब, वो कोई जानवर नहीं है, वो तो भी। एक सिपाही ने कुछ कहना चाहा, पर जॉर्ज ने उसे बीच में ही डांटते हुए कहा, ओ शट अप यू इंडियन, जाओ जाकर अपना काम करो। इतना सुनकर वो सिपाही चुपचाप वहां से खिसक लिया। वो क्या कह रहा था? अभिमन्यु ने पूछा। नथिंग सर, वो इन गांव वालों का मानना है कि इन शिकारों के पीछे कोई शैतान आदम भेड़िया है, मतलब बेयरवुल्फ, जॉर्ज ने झिझकते हुए कहा। क्या बेयरवुल्फ? दीज विलेज, कहते हुए अभिमन्यु जोर से हंसने लगा। क्या आप भी इस बकवास में बिलीव करते हैं मिस्टर जॉर्ज? नो सर, आई डोंट बिलीव इन दिस र्यूमर, बट सर, मैंने उन लाशों को देखा है, बड़े भयानक तरीके से मारा गया है। सर, मुझे 12 साल हो गए हैं इन जंगलों में। कई तरह के जानवरों से एनकाउंटर हुआ है, पर ऐसा शिकार का तरीका मैंने कभी नहीं देखा। उन लाशों को बहुत बुरे तरीके से समझ ही नहीं आ रहा ये किस जानवर का काम है, जॉर्ज ने कहा। कहाँ हैं वो लाशें? अभिमन्यु ने जॉर्ज से पूछा। सर, उनकी पहचान हो चुकी थी और बहुत बुरी हालत में थी, इसीलिए हमने उन्हें उनके परिवार वालों को सौंप दिया और उनका दाह संस्कार भी हो चुका है। अभिमन्यु ने अपने कोट की जेब से पाइप निकाला और
उसमें तंबाकू भरकर सुलगा लिया। ठीक है, पर आपको क्या लगता है ये किस जानवर का काम होगा? जिस तरह से ये बॉडी से चीर-फाड़ हुई है, उससे तो लगता है जैसे भेड़ियों के झुंड ने हमला किया हो। पर जॉर्ज यह कहकर खामोश हो गया। पर क्या मिस्टर जॉर्ज? अभिमन्यु ने अधीरता से पूछा। पर लाशों के अंग कुचले हुए थे और उनमें से एक की गर्दन अलग पड़ी थी, ऐसा जैसे किसी भालू जैसे ताकतवर जीव ने हमला किया हो, जॉर्ज ने कहा। यह सुनकर अभिमन्यु के चेहरे पर गंभीरता के भाव आ गए। उसने पाइप को होठों के बीच दबाया और कुछ सोचने की मुद्रा में आंखें नीची कर ली। हो सकता है कि उन्हें भालू ने मारा हो, जिसका जिक्र आपने अभी किया है, और बाकियों को भेड़ियों ने। उन शिकारियों में से एक अंग्रेज लड़के ने कहा। नॉट पॉसिबल स्मिथ, क्योंकि इन जंगलों में भालू हैं ही नहीं, अभिमन्यु ने धुआं छोड़ते हुए कहा। इन जंगलों में भेड़िए और तेंदुए और सियारों के अलावा कोई गोश्तखोर जानवर नहीं है, जॉर्ज ने कहा। तो फिर ये सब कहीं वो वेयरवुल्फ? स्मिथ कहने ही लगा था कि अभिमन्यु ने उसे घूर कर देखा तो वो चुप हो गया। मिस्टर जॉर्ज, वो जो भी कोई जानवर है, हम उसे आज रात को पकड़ लेंगे और उसे कैद करके लंदन के जू भेज देंगे, अभिमन्यु ने कुटिलता से मुस्कुराते हुए कहा। जॉर्ज ने उनके रुकने की व्यवस्था साथ ही के एक कॉटेज में कर दी। अभिमन्यु और उसके साथियों ने अपना सारा प्लान बनाया और खाना खाकर कुछ देर के लिए लेट गए। शाम की धुंध छा रही थी। अभिमन्यु और उसके साथी जॉर्ज और पूरण के साथ जंगल के उस भाग में गए जहां गांव वालों ने उस अज्ञात जानवर का शिकार हुए थे। वहां पहुंचकर उन्होंने फंदे लगाना शुरू किए। सर्दियों का समय था और अंधेरा होने को था, इसीलिए वो जल्दी जल्दी हाथ चला रहे थे। मिस्टर अभिमन्यु, क्या ये ट्रैप कामयाब होंगे? उस जानवर के लिए जॉर्ज ने पूछा। हाँ मिस्टर जॉर्ज, ये फंदे भालू और शेर जैसे ताकतवर जानवरों के लिए ही बनाए गए हैं, अभिमन्यु ने कहा। फिर उसने अपने एक अंग्रेज साथी से कहा, एलेन, आर यू रेडी? यस मिस्टर अभिमन्यु, मैं रेडी हूँ, एलेन ने दारू की बोतल से घूंट भरते हुए टूटी फूटी हिंदी में जवाब दिया। जॉर्ज ने गौर से एलेन को देखा। वो एक 6 फुटा हट्टा कट्टा व्यक्ति था, जिसके चेहरे से क्रूरता झलक रही थी। उसे देखने के बाद जॉर्ज ने प्रश्नवाचक दृष्टि से अभिमन्यु को देखा। डोंट वरी जॉर्ज, एलेन एक माहिर शिकारी है, अभिमन्यु ने जॉर्ज की दृष्टि भांपते हुए जवाब दिया। रात का अंधेरा छाने लगा था और धुंध की चादर ने वातावरण को ढक दिया। वह पूर्णिमा की रात थी और चांद की मंद रोशनी में कुछ दृष्टि गोचरता थी। इन फंदों के मध्य एक बकरे को बांधकर सबने अपनी अपनी जगह ले ली और इंतजार करने लगे। हालांकि वह पूरे चांद की रात थी, पर फिर भी अंधेरे से निपटने के लिए उन सबके पास छोटे काम चलाऊ मसालें थीं। अभिमन्यु के कहने पर जॉर्ज ने सभी गांव वालों को घरों में ही रहने के निर्देश पहले ही दे दिए थे और कुछ हथियारबंद सिपाही वहां तैनात कर दिए, जिससे कि अगर वो जानवर गांव की तरफ चला भी जाए तो वहां वह गांव वालों का किसी तरह का नुकसान न कर सके। सभी ने अपनी अपनी जगह ले ली थी। अभिमन्यु एक पेड़ पर चढ़ गया। जॉर्ज और पूरण सिंह ने एक चट्टान की आड़ लेकर, स्मिथ और एलन फंदों के नजदीक पेड़ों की आड़ लेकर छुप गए और इसी तरह बाकी सबने भी पेड़ों और पत्थरों की ओट लेकर छुपकर अपने शिकार का इंतजार करने लगे। 11 बजने को आए थे।
ठंड बढ़ रही थी, लेकिन जंगल में झिंगुर और छोटे कीड़ों की आवाजों के सिवा अब तक कोई हलचल नहीं हुई थी। सभी अपनी सांस की आवाजें तक सुन पा रहे थे। जॉर्ज और पूरण को ऐसे हालातों का अनुभव नहीं था, इसीलिए वह परेशान रहने लगे थे। उन पर नींद हावी होने लगी थी, पर अभिमन्यु और उसके साथी चौकन्ने थे। वह जानते थे कि यहाँ पलक झपकने भर तक की चूक जानलेवा साबित हो सकती है, पर स्मिथ को इस तरह के शिकार का कोई अनुभव नहीं था, इसलिए वह अधीर हो रहा था। तभी बकरा एक और मुँह करके जोर जोर से मिमियाने लगा, जिसे सुनकर सबके कान खड़े हो गए और उनके हाथ बंदूक पर कस गए। चांद बादलों के पीछे से झांकने लगा और दूर जंगल से कई भेड़ियों के चिल्लाने का स्वर एक साथ गूंज उठा। इसकी ध्वनि गांव तक पहुंच रही थी, जिसे सुनकर गांव के अंदर अपने घरों में दुबक कर बैठे लोगों के साथ साथ पहरे पर तैनात सिपाही भी अंदर तक कांप गए। अच्छा हुआ भाई साहब, हमें उस भेड़िए के सामने डालने के बजाय यहाँ लगा दिया, उनमें से एक ने कहा। हाँ, वरना हम भी ऊ भेड़िए के मुँह में दबे होते, दूसरे ने कहा। चांद फिर से बादलों की ओट में छुप गया और एकाएक सभी भेड़ियों का स्वर शांत हो गया। इधर जंगल में मौजूद सभी शिकारियों के मन में बेचैनी उठने लगी। बकरे के मिमियाने का स्वर शांत हो गया और वो अपने आप में दुबकने लगा, जैसे किसी से छुपने की कोशिश कर रहा हो। तभी जंगल के भीतर से किसी के हांफने की आवाज आने लगी, जैसे कोई लंबी दौड़ लगाने के बाद जोर जोर से सांस ले रहा हो। अभिमन्यु और एलन को छोड़कर वहां मौजूद हर किसी के शरीर में सिहरन दौड़ गई, पर उन दोनों की निगाहें उसी तरफ ठहरी हुई थी जहां से वो आवाज आ रही थी। चांद ने एक बार फिर आंख खोलकर बादलों से बाहर झांका और वो तेज सांसों की आवाज गुर्राहट में बदल गई और चांद की रोशनी में कोहरे को चीरकर उसका अक्स उभरा, जिससे देखकर वहां मौजूद सभी के कदम डर के मारे जम गए। आखिर कोहरे से किसका अक्स उभर रहा था और वो क्या था? क्या जॉर्ज और अभिमन्यु इसका सामना कर पाएंगे? इसे जानने के लिए आप हमारे दूसरे एपिसोड को ज़रूर देखें और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे हमारी वीडियो अपलोड करते ही आपको नोटिफिकेशन मिले।